आवाज़ फाइनेंसर्स आपको बनता हुआ देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट बजाज फाइनेंस। इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि शायद ही आपने किसी और चैनल पर देखी होगी। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में समझाने की, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, बात करें आवाज़ फाइनेंसर्स की, तो अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 20% के करेक्शन पर देखने के लिए मिल जाता है। तो वीडियो के लास्ट में हम टेक्निकल एनालिसिस भी इस कंपनी का करेंगे। अगर ये कंपनी अच्छी है तो किन लेवल्स पर इन कंपनी को आपको एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ इस तरीके का सपोर्ट भी आपको स्टॉक में बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। बात करें अगर रिटर्न्स की, तो कंपनी ने यहाँ पर 2 से 3 साल ही आपको कंपनी को लिस्ट होते हुए देखने के लिए मिले हैं। शानदार और कंसिस्टेंसी से आपको जो है रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। ये कोविड की डिप आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसको आपको सभी स्टॉक्स में जो है इग्नोर करना चाहिए। 224% के बेहतरीन और शानदार रिटर्न्स कंपनी ने आपको प्रोवाइड किए हैं। अब कंपनी के बिजनेस को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं आवाज़ फाइनेंसर्स लिमिटेड आपको जो एयू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपको बिजनेस में देखने के लिए मिल जाती है। हाउसिंग लोन ये प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को बिलोंगिंग टू लो एंड मिडिल इनकम सेगमेंट इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़। जो सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़ होते हैं, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ होती हैं जो, उनमें आपको ये लो और मिडिल इनकम के लोगों को जो है लोन प्रोवाइड करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही एक क्लैरिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है आवाज़ फाइनेंसर्स की, कि उन्हें किस ऑडियंस को जो है टारगेट करना है। 20,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्टॉक का पी 61 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इतना ही 70-72 के आसपास का पी आपको बजाज फाइनेंस का देखने के लिए मिल जाता है। लास्ट में मैं आपको कंपैरिजन से भी समझाऊंगा कि बजाज फाइनेंस ये कंपनी बन सकती है या नहीं, और नहीं बन सकती तो क्या फ्यूचर इस कंपनी का हो सकता है स्टॉक का। बाकी आप आरओसी और आरओई की बात करें तो मेरे हिसाब से ये इन दोनों फैक्टर्स को जो है मेरे हिसाब से क्या जनरली भी आपको इग्नोर करना चाहिए फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज में, क्योंकि इनका काम ही होता है आपके पैसे पर ब्याज कमाकर प्रॉफिट कमाना, ना कि जो है रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरे तरीके से जनरेट करना। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा रिच आपको 85 की होती हुई देखने के लिए मिलती थी पास्ट में। बट अगर हम बात करें लास्ट लेफ्ट साइड में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं ईपीएस के नंबर्स, राइट साइड में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं पीई यानी प्राइस टू अर्निंग के नंबर्स। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको जो है कंपनी का ईपीएस बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। और जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, बट नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो प्राइस जो होता है वो ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय आपको पीई देखने के लिए मिल जाता है। चाहे तो आप इस चीज़ को बाकी स्टॉक्स में करके भी देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो ईपीएस ग्रोइंग आपको देखने के लिए मिल जाता है कंपनी के, बट स्टॉक जैसे गिरा है तो कंपनी की वैल्यूएशन भी आपको उसी हिसाब से डाउन जाती हुई देखने के लिए मिल जाती है। और आप देख सकते हैं अगर ये कंपनी का जो लास्ट हमें वैल्यूएशन देखने के लिए मिल जाती थी, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी की जो प्राइस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। बट बजाज फाइनेंस को भी मार्केट ने फिलहाल इसी आसपास की आपको वैल्यूएशन दी हुई है, और आवास फाइनेंसर्स की भी 60 के आसपास की ही वैल्यूएशन दी हुई है। तो आपको इसी वैल्यूएशन को मद्देनज़र रखना चाहिए अभी, क्योंकि सभी फाइनेंस स्टॉक्स को इस यही वैल्यूएशन मार्केट ने दी हुई है। तो अब हमें पता लगाना है कि कंपनी का ईपीएस जो है वो ग्रो हो सकता है या नहीं, और ईपीएस की ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर वाई ऑन वाई। और क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना चाहिए, वाई ऑन वाई आपको इन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोज एंड कॉन्स में तो आपको कॉन बहुत सारे देखने के लिए मिल रहे हैं, बट एक एक चीज़ों को मैं क्लियर करता हुआ आपको देखने के लिए चलूँगा। प्रोज की अगर बात करें तो 5 सालों में बहुत ही बड़े प्रॉफिट के 54% के सीएजीआर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कॉन्स की बात करें, फर्स्ट कॉन आप टोटली इग्नोर कर सकते हैं कि कंपनी अपने 8 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से जो है परफॉर्म कर रही है, ट्रेड कर रही है। कंपनी ने इतने अच्छे प्रॉफिट जो है जनरेट किए हैं, बट कंपनी ने जो है डिविडेंड पे आउट नहीं किया है, तो इस चीज़ को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक आपको देखने के लिए मिल जाता है। कंपनी ग्रोइंग है, इसीलिए कंपनी जो है डिविडेंड को पे आउट नहीं कर रही है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है, इसलिए आप इस चीज़ को भी थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी वाले फैक्टर को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मशीन है। और मैंने जनरली देखा है स्क्रीनर पर कि 15-12 इतने परसेंट से अगर कोई चीज़ नीचे होती है तो ये कॉन में डाल देते हैं, वरना ये प्रो में रख देते हैं, क्योंकि एक मशीन है और इसको ये चीज़ें नहीं पता। बट आप ह्यूमन माइंड से समझने की कोशिश करेंगे तो इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। और बाकी प्रोमोटर की होल्डिंग लास्ट 3 सालों में आपको डिक्रीज होती हुई देखने के लिए मिल जाती है। इस पॉइंट को मैं आपको जब शेयर होल्डिंग पैटर्न समझाऊंगा तब इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो अगर आप बात करें कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स की, तो कंपनी के रिवेन्यू आपको 4 ही सालों में ऑलमोस्ट ट्रिपल होते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं, और प्रॉफिट्स भी आपको ऑलमोस्ट ट्रिपल होते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। रिवेन्यू डबल यहाँ पर होते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। मार्जिन, क्योंकि कंपनी का फाइनेंसिंग मार्जिन पहले 28% हुआ करता था, अब 34% के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो कोई भी कंपनी के अगर आपको प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो सेम बात है, आपको ईपीएस भी बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर 3 गुना होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, तो क्या स्टॉक भी 3 गुना होगा, ये भी लोगों का डाउट रहता है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हाँ, स्टॉक भी उसी हिसाब से 3 गुना
होगा, क्योंकि ईपीएस उतने ही बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी उतने ही बढ़ेंगे, तो स्टॉक भी उतना ही बढ़ेगा। बट इसके साथ साथ जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, मार्केट उसकी फ्यूचर वैल्यूएशन लगाने लगता है, जिस वजह से अगर उसकी कंपनी का पी पहले 30 के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी भी 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक तो बिल्कुल 3 गुना ही होगा, क्योंकि ईपीएस भी 3 गुना हुए हैं। बट स्टॉक कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करती है, उसके ग्रोथ एस्पेक्ट मार्केट को अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, तो 30 की जगह मार्केट फिर उस कंपनी को पीई री रेट करने की कोशिश करता है, यानी पीई उसका बढ़ा हुआ, यानी प्रीमियम पर वो स्टॉक्स आपको ट्रेड होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो 50 या 60 का अगर मार्केट उसको प्रीमियम देगा, 60 का प्रीमियम मैं जस्ट एक आसानी के लिए लेकर चल रहा हूँ, तो 30 से अगर उसका 60 का प्रीमियम हो जाता है, तो स्टॉक 3 गुना से मल्टीप्लाइड बाय दो, जैसे डबल उसका पीई हुआ तो 2 गुना हो गया, तो 6 गुना स्टॉक आपको होता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। थोड़े ये टेक्निकल टर्म्स भारी हैं, बट मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आप अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो। बात कर लेते हैं आगे। कंपनी की कंपाउंडेड ग्रोथ आप देखें या रिटर्न ऑन इक्विटी को तो खैर इग्नोर कर दें, और स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें, तो सभी में आपको बड़े बड़े परसेंटेज देखने के लिए मिलते हैं, यानी कंपनी बहुत ही अग्रेसिवली जो है आपको एक्सपेंड और आगे बढ़ती हुई देखने के लिए मिल जाती है। फाइनेंस के सेक्टर में मैं बताऊं तो आपको एनपीए के इशू सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के, या जो लोग उधार को वापस नहीं कर पाते या चुका नहीं पाते। तो जो एनबीएफसी इन चीज़ों को मैनेज कर लेती है, वो एनबीएफसी आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने के लिए मिलती है। थोड़ी सभी एनबीएफसी आपको हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग देखने के लिए मिलती है, यानी गिरती हैं तो वो गिरती ज़्यादा हैं, लेकिन जब बढ़ती हैं तो वो बढ़ती भी ज़्यादा हैं, क्योंकि रिस्क इस काम में बहुत ही ज़्यादा रहता है। बजाज फाइनेंस भी जैसे आप देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश में 60% तक टूट गया था, और 2008 में तो वो 90% तक टूटता हुआ आपको देखने के लिए मिलता। 50 रुपये से 5 रुपये तक स्टॉक आपको जाता हुआ देखने के लिए मिला था। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग की। तो प्रोमोटर होल्डिंग इस क्वार्टर में आपको 11% से गिरती हुई देखने के लिए मिल जाती है। बट अगर प्रोमोटर यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कौन यहाँ पर आपको खरीदता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो एफआईआई इस कंपनी में आपको अपना स्टेक बढ़ाती हुई देखने के लिए मिल जाती है, और डीआईआई इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाती हुई देखने के लिए मिल जाती है। पब्लिक का ऑलमोस्ट आपको स्टैगनेंट ही देखने के लिए मिल जाता है। आवास फाइनेंसर्स में आपको मेजॉरिटी होल्डिंग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की देखने के लिए मिल जाती है। तो इस वजह से ये कंपनी जो हैं, या एनबीएफसी ले लीजिए आप, या किसी कोई भी फाइनेंस कंपनी देख ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कंपनीज किसी भी फैमिली के द्वारा ओन नहीं की जाती मेजॉरिटी। ये सभी वेल मैनेज्ड ग्रुप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस वजह से प्रोमोटर की होल्डिंग इन कंपनीज में देखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एफआईआई की होल्डिंग आपको देखनी चाहिए, और एफआईआई डीआईआई का अगर मिलाकर आप होल्डिंग देखें, तो ऑलमोस्ट 50% आधी कंपनी जो है एफआईआई और डीआईआई होल्ड करती है। बस थोड़ा सा इसमें ये फ़र्क होता है कि मेजॉरिटी स्टेक जिसके पास होते हैं, तो उसी के पास जो है कंपनी के फैसले लेने का ज़्यादा अधिकार होता है। बट ऐसा वेल मैनेज्ड ग्रुप्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो इस चीज़ को आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। एफआईआई की इतनी होल्डिंग है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हमें देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि एफआईआई 40% यानी 20,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप था। तो यानी ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ रुपए इस कंपनी में आपको एफआईआई के लगे हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर उन्होंने $1 बिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, और इतने अग्रेसिवली सितंबर क्वार्टर में आप उन्होंने 7% इक्विटी स्टेक्स बाय किए हैं। तो इस चीज़ को पॉजिटिव पॉइंट में आपको लेकर चलना चाहिए। तो गाइस, आवास फाइनेंसर्स हमें अच्छी कंपनी तो देखने के लिए मिल जाती है, जिस तरीके से हमें ग्रोथ एक्सेट्रा सभी देखने के लिए मिल जाते हैं। बट थोड़ा एनबीएफसी रिस्क की कंपनी है, उसी हिसाब से आप इस कंपनी को जो है अपना पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन देकर चलें। मैक्सिमम 3 से 5% का आप इस कंपनी में जो है लोकेशन देकर चल सकते हैं। रही बात बजाज फाइनेंस से इस कंपनी की, तो बजाज फाइनेंस एक बहुत ही अल्ट्रा रिच कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। उस कंपनी के पास इतना कंज्यूमर डेटा है, इतना कंज्यूमर कंज्यूमर डेटा ही है, जो कि उसकी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। उन्हें पता है क्या उनके बाइंग बिहेवियर्स हैं, और किस तरीके से वो आपको जैसे आप सभी को पता होगा बजाज फाइनेंस का, जैसे आप टीवी भी खरीदते हैं तो वो ईएमआई ऑप्शंस पे करते हैं। तो कौन लोगों की कितनी सैलरी है, या फिर कोई आदमी का अगर स्मॉल बिजनेस है, कोई स्मॉल शॉप ओनर है, तो कितना उनका बिजनेस होता है, और किस तरीके से उनके प्रॉफिट्स होते हैं, और क्या उनकी कंडीशन है, वो ये सभी चीज़ों का उनके पास डेटा है। ये सभी चीज़ें देखकर वो किसी को लोन देते हैं, जिस वजह से एनपीए के इशू उनके बहुत कम आपको देखने के लिए मिलते हैं, और वाई ऑन वाई ग्रोथ आपको शानदार इतना बड़ा होने के बावजूद भी कंपनी की देखने के लिए मिलती है। एनबीएफसी सेक्टर आपको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप सभी को पता हो, रूरल एरियाज़ में आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो लोग 5-10% पर भी जो है ब्याज पर जो है पैसे देते हैं, जिस वजह से अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको लो और मिडिल इनकम लोगों को जो है लोन दे रहा है। तो इसमें एक रिस्क भी हो जाता है कि उनकी इनकम कम है, तो वो पे बैक कर पाएंगे या नहीं। और इसमें एक प्रॉफिट भी हो जाता है कि 5-10% पर जहाँ वो लोन ले रहे हैं, 2-3% पर मंथ पर ही उन्हें लोन मिल जाएगा, तो उनके लिए ये बेटरमेंट भी है। तो सभी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। बजाज फाइनेंस से तो खैर क्या ही मैं बोलूँ, वो तो एक अलग ही लेवल की कंपनी है। बाकी अगर बात करें फिलहाल की
2400 के आसपास स्टॉक का हमें सॉलिड सपोर्ट बनता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ यहाँ से भी एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैक्सिमम 3 से 5% का लोकेशन आप दे सकते हैं। डिस्क्लेमर की बात करूँ तो मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और 2.5 से 3% का मैंने भी इस कंपनी में वेटेज दिया हुआ है, क्योंकि मेरी होल्डिंग्स थोड़ी ज़्यादा हैं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।